पिता और आप हैं मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो है RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये एक टेक्निक है जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, इन सब में ये बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या टेक्निक है। तो सबसे पहले अगर हम इसका इंट्रोडक्शन कवर करें तो यहाँ पे फर्स्ट आपको लिखना है RFLP का फुल फॉर्म। RFLP का फुल फॉर्म है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रेस्ट्रिक्शन वर्ड आया है रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन से, जिसको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से करते हैं। तो जब भी आप एक डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करते हो तो उसमें जहां जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साइट है वहां से वो क्लीव हो जाते हैं और आपको फ्रैगमेंट्स मिलता है। तो अगर दो डीएनए लिया है और दोनों डीएनए का फ्रैगमेंट सेम है, मतलब दोनों डीएनए सेम है, पर अगर दोनों डीएनए अलग अलग है तो उसके फ्रैगमेंट्स भी अलग होंगे। पहला क्वेश्चन कि अलग क्यों होंगे? अलग इसलिए होंगे क्योंकि पूरे वर्ल्ड में दो ह्यूमन बीइंग या दो एनिमल्स किसी का भी डीएनए मैच नहीं करता। आप सबको पता है कि डीएनए जो है वो यूनिक है। तो अगर आपका डीएनए और मेरे डीएनए में डिफरेंसेस है तो मेरे डीएनए और आपके डीएनए में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट के लोकेशन में भी डिफरेंसेस है। जब लोकेशन में डिफरेंसेस है इसका मतलब है कि अगर हम उससे ट्रीट करें तो फ्रैगमेंट का लेंथ अलग अलग बनेगा, जो टुकड़े हैं वो टुकड़े कम हो जाएंगे। तो जैसे ही उसके टुकड़े का लेंथ चेंज हो रहा है तो दोनों डीएनए को अगर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो तो आपको दिखेगा कि लेंथ ऑफ फ्रैगमेंट एंड नंबर ऑफ फ्रैगमेंट दोनों डीएनए का अलग है। इसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ये ट्रीटमेंट बना या ये टेक्निक बनाया गया है। ये आपके डीएनए या दो डीएनए में होमोलोगस है, अलग अलग है, कहाँ पे वेरिएशन है, ये सारा चीज बताता है। तो ये बताता है कि ये अगर हम रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन पूछे तो ये बताता है कि ऑल्टरनेटिव एलील्स में जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसका लोकेशन बदल सकता है। तो करना क्या है, फ्रैगमेंट्स अलग अलग बनेंगे। फ्रैगमेंट जब अलग बनेंगे तो आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करो। इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद आपको लोकेशन वाइज फ्रैगमेंट्स तो आपको लेंथ वाइज अलग दिख गया है। आपको अलग अलग बैंड्स दिख रहे हैं। अलग अलग बैंड्स जो दिख रहे हैं वो मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से दिख रहे हैं। अब आप उसको सदन ब्लॉटिंग से नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में ट्रांसफर कर लीजिए। जब आप उसको ट्रांसफर कर लेते हैं तो आपको जो फ्रैगमेंट चाहिए, जिस फ्रैगमेंट को आप उस पूरे डीएनए में ढूंढना चाह रहे थे, उस फ्रैगमेंट का कॉम्प्लीमेंट्री फ्रैगमेंट एज अ प्रोब ले लीजिए और उस सदन ब्लॉटिंग वाले पेपर पे आप उसको हाइब्रिडाइज कर दीजिए। जब आप हाइब्रिडाइज करेंगे तो वो उसी लोकेशन पे बाइंड होगा जहां पे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए अवेलेबल है। और उससे आप निकाल सकते हो कि पूरे जो बैंड्स बने हैं उस बैंड्स में से कौन से बैंड में आपका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए अवेलेबल है या कौन सा फ्रैगमेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए। देखिए नॉर्मल, ऊपर नॉर्मल डीएनए है, नॉर्मल डीएनए और नीचे वाला जो है डिजीज डीएनए। अब नॉर्मल डीएनए का लेंथ और डिजीज डीएनए का लेंथ दोनों सिमिलर है, पर नॉर्मल डीएनए में आपको MST1 के रेस्ट्रिक्शन साइट 3 दिख रहे होंगे जहां पे एरो से 3 बनाया गया है, जबकि डिजीज में एक बीच वाले में म्यूटेशन हो गया है और अभी 2 हो गया है। तो अब जो फ्रैगमेंट बनेंगे वो अलग बनेंगे। अब आप इसको डाइजेस्ट करके इलेक्ट्रोफोरेसिस करके जब आपको फ्रैगमेंट बन रहे हैं तो देखिए आपको यहाँ पे 2 फ्रैगमेंट मिल रहे हैं और यहाँ पे 1 फ्रैगमेंट मिल रहा है।
अब इसको आप सदन ब्लॉट करके आप उसमें हाइब्रिडाइजेशन करके आप डिफरेंसेस देख सकते हो कि एक वेल है जिसमें हमने नॉर्मल डीएनए लोड किया था, उसमें 2 बैंड्स दिख रहे हैं, और डिजीज वाले में एक बैंड दिख रहे हैं। मतलब इन दोनों में एक जगह पे म्यूटेशन हुआ है जिसके कारण दो में से एक ही बैंड विजिबल हो रहे हैं। तो म्यूटेशन होने के कारण वहां बीच में से डीएनए का टुकड़ा नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप कंपेयर करके निकाल सकते हो कि दोनों डीएनए सेम है या दोनों डीएनए अलग है। तो ओवरऑल प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले आप आइसोलेटेड डीएनए ले लीजिए जहां से आपको टारगेट, जो भी टारगेट है वहां से, फिर उसको रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से, फिर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करिए, उसके बाद उसको डीनेचर करके सिंगल स्ट्रैंड में लाइए, और नेक्स्ट स्टेप होता है सदन ब्लॉटिंग करना। जब आप सदन ब्लॉटिंग करते हैं तो डीएनए ट्रांसफर हो जाता है नाइलॉन मेम्ब्रेन में। नाइलॉन मेम्ब्रेन में आने के बाद आप रेडियो एक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड प्रोब्स ले लीजिए और उससे आप हाइब्रिडाइज करिए। प्रोब वो लेना है जिस डीएनए को आप सर्च कर रहे हो, जिस डीएनए को आप सर्च कर रहे हो उस फ्रैगमेंट से बाइंड होने वाला प्रोब आपको लेना है। तो जब आप उस फ्रैगमेंट से बाइंड होने वाला प्रोब लोगे तो क्या होगा, वो पूरे बैंड्स में से उसी बैंड में जाके बाइंड करेगा जहां पे कॉम्प्लीमेंट्रिटी है। और क्योंकि आपने रेडियो एक्टिव प्रोब लिया है तो वो एक्सरे फिल्म में आपको इमेज मिल जाएगा, जिस टेक्निक को हम बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। और उसके बाद आप उस ऑटो रेडियोग्राम से आप एनालिसिस करके बता सकते हैं कि दोनों वेल्स में जो डीएनए लोड हुआ है उन दोनों में पैटर्न में सिमिलैरिटी है या पॉलीमॉर्फिज्म है। अगर डिफरेंसेस है मतलब दोनों डीएनए अलग है, और अगर सेम टू सेम है मतलब दोनों डीएनए सेम पर्सन या सेम सैंपल का है। कहाँ पे काम आता है ये टेक्निक, सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम आता है पैटर्निटी टेस्ट में। फॉरेंसिक साइंस में पैटर्निटी और क्रिमिनल केसेस, विक्टिम जो है उस विक्टिम के बॉडी से जो एक्स्ट्रा ट्रेसेस मिल रहा है जो उसके बॉडी का नहीं है, हो सकता है कि जो कल्प्रिट है उसका है, और कल्प्रिट के सस्पेक्ट जो है उनसे डीएनए लेते हैं और इसके सैंपल के साथ मैच करते हैं तो भी आपको निकल जाएगा। पैटर्निटी टेस्ट में देखा जाता है कि जो बच्चा है वो कौन से पेरेंट्स का है, उन्हीं पेरेंट्स का है या नहीं वो पता कर सकते हैं। डिजीज स्टेटस, जैसे अभी मैंने बताया कि अगर डिजीज है तो भी कहीं कहीं डीएनए म्यूटेशन होने पे डिजीजेस है, तो म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है वो भी आप आरएफएलपी से पता कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेशन रेट ये भी पता कर सकते हैं, और इसके हेल्प से आप जो जेनेटिक मैप है उसको भी अच्छे से बना सकते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी या ब्रीडिंग पैटर्न्स आप पता कर सकते हैं। अगर एक में आपने रिकॉम्बिनेशन कुछ किया है या ब्रीडिंग चेंज करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट किया है तो अल्टीमेटली चेंज हुआ या नहीं हुआ वो भी आप इससे पता कर सकते हैं। तो आरएफएलपी जो है ये डिटरमाइन कर सकते हैं, इसको डेवलप किया गया है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है, जैसे क्रोमोसोम मैपिंग ह्यूमन में, माइस में, मेज, टोमेटो, राइस, इन सब में जो मैपिंग है ये बहुत अच्छे से देखा गया है। एडवांटेजेस, ये मेन एडवांटेजेस है कि इसमें पीसीआर की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये जो है ये एक जेनेटिक मार्कर का टेस्ट है। तो इसमें आपको जीनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप उसको दे सकते हो। ये एक को डोमिनेंट मार्कर है। ये को डोमिनेंट और डोमिनेंट मार्कर बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि को डोमिनेंट क्यों बोल रहे हैं तो बहुत है बढ़िया, अगर नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मैं आपको को डोमिनेंट और डोमिनेंट मार्कर्स जो अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे नेट एग्जाम्स में इसमें 4 नंबर के क्वेश्चंस आते ही हैं, तो इसके डिफरेंसेस को मैं आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगी। आरएफएलपी जो है ये जीनोमिक डीएनए एनालिसिस में यूज किया जाता है। हालांकि ये एक रॉबस्ट मेथोडोलॉजी है, क्योंकि आपको पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है, फिर ब्लॉटिंग करना है, फिर उसको हाइब्रिडाइज करना है, फिर ऑटो रेडियोग्राम करना है, फिर आप उस रेडियो मतलब ऑटो रेडियोग्राफी के बाद आप ऑटो रेडियोग्राम से एनालाइज कर सकते हो, पर लेंथी टेक्निक है। लिमिटेशन क्या है, धीरे धीरे होगा, कमरसम है,
लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए सैंपल की जरूरत पड़ेगी, ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं हो पाएगा इसमें। लो लेवल्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म अगर होगा तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। मतलब एक फ्रैगमेंट बना है 100 का और एक फ्रैगमेंट बना है 101 या 105 केवी का, तो इसका डिस्टिंक्शन वो अच्छे से नहीं बता पाता है। कुछ लोकस पे ही डिटेक्शन होती है, और ये जो प्रोब लगता है, ये प्रोब आपके पास बहुत अच्छे वेराइटीज या प्रोब लाइब्रेरी होने चाहिए, तभी आप इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, इसमें प्रोब लेबलिंग चाहिए, डीएनए फ्रैगमेंट्स करना है, इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है, ब्लॉटिंग करना है, हाइब्रिडाइजेशन, वॉशिंग, ऑटो रेडियो, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, इसीलिए ये थोड़ा लंबा भी हो जाता है। धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है, आप किसी भी स्टेप्स को स्किप नहीं कर सकते। अगर आपने स्किप किया तो आपको रिजल्ट 0 ही मिलेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो टॉपिक है वो होगा RAPD। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी समझ में आएगा, तो बिल्कुल उनके साथ शेयर करिए। जिन स्टूडेंट्स को एक्सेसिबिलिटी नहीं है ट्यूशंस वगैरह जाने की, जो घर में बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियोस इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे कोई स्टूडेंट्स हो तो उनके साथ भी आप इसको शेयर करिए। आप खुद इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन दबाइए और बेल आइकन दबा के रखिए ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।